नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार बनी है, हमारी राजनीति संस्कृति में तरह तरह के बदलाव आ रहे हैं। एक तरफ माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक भाई भतीजावाद और वंशवाद पर एक्शन लिए जाते हैं, जो अभी तक राजनीति का मुख्य स्रोत था वोट लेने का, वो तुष्टीकरण की नीति को भी बदला जा रहा है और जहां जिसकी आवश्यकता है वही योजनाएं लागू की जा रही है। नहीं कि कोई समाज के लिए, कि कोई जाति विशेष के लिए, कि कोई वर्ग विशेष के लिए। दोस्तों, ये राष्ट्र में आ रहे मूलतः बदलाव की एक निशानी है। आर्थिक अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी एक्टिव है, सीबीआई एक्टिव है और हम देख रहे हैं रोजाना समाचारों में क्या क्या हो रहा है। राजनीति में राजनेताओं के चेहरों पर जो करप्शन की गर्द है, उसको साफ किया जा रहा है ताकि सिद्धांतों की आड़ में, भिन्न सांप्रदायिकता की आड़ में, सामाजिक समानता की आड़ में, समाजवाद के आड़ में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खुला किया जाए। दोस्तों, ये बहुत महत्व का एक कार्य है, क्योंकि इसी से आगे चलकर हमें अच्छी और स्वच्छ राजनीति मिलेगी और अच्छी और स्वच्छ राजनीति के बाद ही भारत का स्वर्णिम युग में प्रवेश शक्य हो सकेगा, संभवित हो सकेगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण अभियान यही कार्य कर रहा है और ये कार्य हम स्वैच्छिक कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आइए। विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद को सब्सक्राइब करें और इस विचार को प्रसार करने में हमारी मदद कीजिए और राष्ट्र की सेवा कीजिए। दोस्तों, चलते हैं देश देशांतर में। दोस्तों, आज हम आपसे जिस विचारों पर विमर्श करने जा रहे हैं उसके प्रमुख मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में माफियाओं को नाबूद करने के लिए चल रहे बुलडोज़र की कहानी, कांग्रेस की बहुरूपिया राजनीति जो है वो छद्मवेश में फिर से कोशिश कर रही है राजनीति में अपना हिस्सा बनाने की, उसका पर्दाफाश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के अभी हाल ही में हुए चुनाव के जो आए परिणाम, उसकी भी चर्चा होगी। भारत जिसकी मेजबानी कर रहा है G20 देशों के विदेश मंत्रियों और डेलीगेट्स का जो जमावड़ा हुआ दिल्ली में और एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई, उसको दुनिया के हर क्षेत्र में समझा गया, जाना गया और सुना गया
उसकी कुछ बात करेंगे। चीन किस तरह से ही अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पीछे रह गया है, इसका भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान के बारे में उनके बुद्धिजीवी क्या सोच रहे हैं, हम उसके बारे में भी आपसे बताएंगे। थोड़े से और सोशल वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसके कारण हमें कुछ कहना कम पड़े और आप ज़्यादा अच्छी तरह से मुद्दों को समझ सके। और आखिर में वंदे मातरम में हम बात करेंगे G20 देशों के विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरक उद्बोधन किया, उसका भी अहवाल आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं विषय विचार विस्तार में। दोस्तों, हाल ही में प्रयागराज क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े हत्याओं की कहानी तो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन उस पर जिस तीव्रता से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री है योगी जी, उन्हें जो तीव्रता से पहल की उस नेक्सस को तोड़ने की, वो राष्ट्र को एक दिशा बता रही है। ये सामान्य घटना नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसकी प्रेरणा लेकर हम कैसे हमारे जनजीवन या समाज में फैली हिंसा को काबू ले सकते हैं या ऐसे अपराधियों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये किसी को सीखना है तो योगी जी से वो सीख सकते हैं। दोस्तों, आइए दिखाते हैं हम उस घटना के भीतर में जाकर अपना संदेश कहते हुए वीडियो। महोदय, कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजूपाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं।
हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं। हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा। यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठिलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, ये वीडियो खुद अपनी कहानी कह रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य में से निकलकर एक प्रगतिशील राज्य की ओर कदम भर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जितना विकास हो रहा है हर जिले में, वो अभी तक भारत की आज़ादी के पूरे समय तक कभी इतने काम नहीं किए गए थे जितना आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल देंगे। इन्वेस्टर भी अब बहुत आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश ठीक हो गया फिर तो एक ही राज्य रहता है, बिहार। लेकिन बिहार को ठीक करने के लिए उसकी राजनीति भी बदलनी पड़ेगी। शायद 2024 के बाद बिहार भी विकास की पटरी पर आ जाए। दोस्तों, कांग्रेस हमारी 100 साल पुरानी एक संस्था है। एडवर्ड ह्यूम ने उसकी स्थापना की थी, लेकिन एडवर्ड ह्यूम ने तो उसकी इसलिए स्थापना की थी कि भारत में जो पढ़ा लिखा वर्ग बन रहा था वो अंग्रेज़ों के विचारों को आगे ले जाए और वो अंग्रेज़ों के दासत्व होकर भारत की प्रजा पर गुलामी की जंजीरों को जकड़ने में और मजबूती से उसका समर्थन करें। बाद में कांग्रेस ने आज़ादी की मांग भी की। अच्छे नेता भी हुए, उनमें बहुत अच्छे नेता हुए। लेकिन पिछले कई सालों से कांग्रेस का जो निरंतर पतन हो रहा है, विचार से, आचार से, बौद्धिक भूमिका से, सभी स्तर पर कांग्रेस में लीडरशिप खत्म हो गई है। अब उभर कर एक ही आदमी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वो है राहुल गांधी। उसके आसपास चमचे, ये बिल्कुल एक फिल्म का जैसे शूटिंग हो ऐसा लग रहा है। जयराम रमेश उसके स्क्रिप्ट राइटर है, राहुल जी उसमें मुख्य कलाकार है। कभी तपस्वियों सा देखाव करने के लिए दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और जब कैम्ब्रिज में जाते हैं तो सूट बूट में जाते हैं। रायपुर में कहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कश्मीर में तो भाईचारा है, हमने सबके हाथ में तिरंगा। लेकिन कैम्ब्रिज में कहते हैं कि कश्मीर में तो खून बह रहा है। चीन तो बहुत ही अच्छा है, ऐसी बात राहुल जी कह रहे हैं और संसद में कह रहे हैं कि ये सरकार चीन के सामने एक शब्द बोलती नहीं। चीन के सामने वो पराजित हो गई है, हथियार डाल दिए हैं। ये सब बेहुदी बातें इस तरह से बोल रहे हैं जैसे उनके पीछे कोई उसके ऐसे सलाहकार हैं जो इसकी फिल्म को फ्लॉप करवाना ही चाहते हैं। और हो सकता है उसकी फिल्म
बहुत ही बुरे ढंग से फ्लॉप हो जाए। अभी तक तो फ्लॉप ही रही है, लेकिन आगे भी उसका हाल हमें अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जितना राजनीति में बुरा काम हो सकता है वो करने में सक्रिय है। जैसे वो चाहते हैं कि भारत में दंगा फसाद हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बहुत उन्होंने कोशिश की, बेरोजगारों की बात की, महंगाई की बात की, लेकिन कोई आंदोलन तो नहीं हुआ। खुद उन्होंने भी आंदोलन नहीं किया, और किया तो लोग उसके साथ आए भी नहीं। तो ये परिस्थिति है कांग्रेस की। जातिवाद वो फैलाना चाहती है, तुष्टीकरण फैलाना चाहती है, अल्पसंख्यकवाद को जिंदा रखना चाहती है, ताकि भारत को बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का जो स्लोगन था, उस रास्ते पर वो गामजन है दोस्तों। लेकिन ये नया भारत है, नवयुवानों का भारत है। वो सोच रहे हैं अपने भविष्य। वो जातीय दंगल नहीं चाहते, वो समाज में समरसता चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ तुष्टीकरण का भी वो विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी हालत में कांग्रेस कभी सफल नहीं हो सकती। ये बहुत ही बरसना योग्य बात है कि कैम्ब्रिज में जाकर उन्हें भारत को नीचा दिखाया और चीन को बहुत एक संतुलित देश बताया। दोस्तों, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जैसे त्रिपुरा में उन्होंने लेफ्ट के साथ इलेक्शन समझौता किया, वैसे कश्मीर में भी वो हिजबुल के साथ समझौता कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आगे भी वो करेंगे, नक्सलवादियों से भी जुड़े हुए रहेंगे। तो ये कांग्रेस की आत्महत्या होगी। वो भारतीय समाज को समझने में बिल्कुल निष्फल रहे हैं, और भारतीय समाज, आज का भारतीय समाज, ये सारी बातों से कहीं आगे बढ़ गया है। देखते हैं वीडियो। इस सवाल से आपको और भी यकीन हो जाएगा कि ये लोग आत्महत्या की तरफ दौड़ कर सामने जा रहे हैं। देखिए वीडियो। About it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type. राहुल गांधी वहां जाकर कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो प्रतिक्रिया हो सकती है, तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। देश विभाजन कराना चाह रहे हैं क्या? लगभग यही शब्द, लगभग यही भाषा कश्मीर के अलगाववादी नेता बोलते रहे हैं। लगभग यही शब्द, यही भाषा नक्सली कमांडर बोलते रहे हैं, और जो बार बार ये कहते रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे,
हम सत्ता को नहीं मानेंगे। अरे ये कोई वन पार्टी सिस्टम थोड़ी ना है। लेकिन राहुल गांधी तो खुद को चाइना में ही मानते हैं और वो दरअसल चीन ही बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी की सत्ता हो ही नहीं देश में। वन पार्टी रूल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो नाहक ये आरोप लगता है। वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सत्ता रहे, कांग्रेस को सत्ता मिली रहे। अगर कांग्रेस की सत्ता नहीं है, कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली है, तो यानी देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। दोस्तों, 2024 तक कांग्रेस के बदलते रूप, भारत की बदलती राजनीति, विपक्षों की सत्ता लेने की एक भूख, ये सब हम देखते रहेंगे और उसका हम विश्लेषण करते रहेंगे, आप तक वो पहुंचाते रहेंगे ताकि आप भी सोचें। वैसे हर सुगना जो भारतीय है वो इसी बात को गहराई से समझता भी है, लेकिन फिर भी इसको बार बार कहने की ज़रूरत इसीलिए आती है कि कभी हम ऐसा न हो कि किसी की बातों में आ जाए और फिर से अपनी राह को भूल जाए। इसलिए हमें जागना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस विचार को बार बार आपके सामने लाते रहेंगे। कई हमारे सोशल मीडिया पर ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपनी चैनल चलाते हैं और यही काम कर रहे हैं, उसके भी रेफरेंस से हम आपके साथ बात करते रहेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं G20। G20 देशों की मेज़बानी भारत कर रहा है। हाल ही में उसका एक बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जहां पर बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा की गई, आपसी चर्चा भी हुई और कई आपसी चर्चाओं के बाद कई अच्छे परिणाम भी निकले। सहयोग के कई अच्छे एग्रीमेंट भी हुए। हम आपको दिखाते हैं G20 का ये वीडियो अहवाल। दोस्तों, IMF की लोन के लिए भीख मांगते मांगते पाकिस्तान जैसे थक गया, लेकिन अभी तक आज तक उनको वो लोन मिली नहीं है। एक से एक नई नई शर्त IMF लगाता जाता है और पाकिस्तान की आर्थिक हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान का रुपया इतना गिरकर $1 का 300 रुपये पाकिस्तानी हो गए हैं। इसका मतलब है उसका अर्थतंत्र ध्वंस हो गया। और उसके संरक्षण मंत्री ने तो कह दिया कि हम बुनियादी तरीके से डिफॉल्टर हो ही गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का अस्तित्व, पाकिस्तान जिस विचार पर खड़ा है, उसी के कारण पाकिस्तान की आर्थिक, सामाजिक और राजकीय दशा जो है दिनों दिन नीचे गिरती जा रही है। उसके बुद्धिजीवी उस पर क्या सोच रहे हैं, और बिल्कुल सटीक सोच रहे हैं, बहुत अच्छी तरह सोच रहे हैं। देखिए कुछ एक वीडियो।
पाकिस्तान हमारा नाम और निशान मिटाने के चक्कर में है, हमें पाकिस्तानी बना रहे हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं और इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भरपूर एहतजाज करके जवाब दिया जाएगा। सर बिल्कुल, जो हालात हैं यहाँ पर वो तो सबके सामने ही हैं और इलेक्शंस की बात की जा रही है और यही कहा गया है कि 90 डेज के अंदर जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएं पंजाब और केपीके में। साथ साथ ये भी बात की गई है कि गवर्नमेंट और पीटीआई मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि कब इन लोगों को सूट कर रहा है इलेक्शन करवाना। मगर बात सारी ये है कि इलेक्शन से होगा क्या, इलेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा और जो खर्चा होगा इलेक्शन का वो अलग है। मगर इमरान खान के हक में ही एक तरह से ये फैसला आता हुआ नजर आ रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि इमरान खान आखिर इतने लाडले क्यों हैं, ये बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही। और साथ साथ इकोनॉमी को आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। अभी तक आईएमएफ की तरफ से जो कहा गया था लोन का, वो लोन मिला नहीं है और यही बात की जा रही है कि काफी टफ कंडीशंस उन्होंने मजीद लगा दी हैं। जो पहले कंडीशंस थी वो तो इन्होंने मान ली थी, मगर अब मजीद टफ कंडीशंस उन्होंने और ऐड कर दी हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो लोन नहीं मिल पाया है। मगर बजाय इकोनॉमी पे बात करने के या उसके लिए कोशिश करने के सिर्फ इलेक्शंस की बातें की जा रही हैं और जजेस भी यही कर रहे हैं। तो ये चीज इस वक्त काफी जो है वो लोगों को खराब भी लग रही है, बुरा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को इस वक्त इलेक्शंस की नहीं, इस वक्त रोटी की जरूरत है, इस वक्त इकोनॉमी की जरूरत है। और डॉलर आज एक बार फिर 8 रुपए बढ़ गया है और एक बार फिर 275 पे जो है डॉलर आज पहुंचा है। अब ये किस तरह से हो रहा है, और इसहाक डार साहब ने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे मगर कुछ करते हुए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आते हुए मैं अरसलान भाई मेरे साथ है, मैं दिखा रहा था तो सिखों के मुझे बड़े फोन आते हैं। तो चलो जो है सो है, लेकिन हैरानगी है यार, हमें तो हुजूर ने फरमाया ना पगले साफ करो। मैंने क्योंकि मैं लाहौर पढ़ता रहा हूँ, पार्टी लोहारी पढ़ी है, वो अल्लाह माफी दे इतने गंदे हैं हजरत, वो हजरत एक जाड़ी होना है क्योंकि ये बड़े सिख मुसलमान कर रहे हैं इंशाअल्लाह हकमत अमली के साथ, इस बात को आगे ना जाने। इतनी हजरत उनके ये जो बगलों के बाल हैं इधर लपेटे हुए, तो आप तसव्वुर करें जेरे नाफ बालों का क्या हाल है। लेकिन क्या है, उनका गुरु है, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमारे नबी क्या है, लौला कलमा खरक़तुर रबूबिय्या, महबूब तुझे बनाना ना होता तो मैंने तो अपना रब ही होना जाहिर नहीं करना। वो गुरु के पीछे लग के इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं। तुम्हें तो हुजूर ने फरमाया मूछें भी हल्की करो, बगलें भी साफ करो, जेरे नाफ बाल भी उतारो, लेकिन क्या करो, दाढ़ियां रखो। ये रेडियो हिमालय है। आज मार्च 2023 की 4 तारीख और हमारे स्टूडियो की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। अब आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा से खबरें सुनिए। तहरीक इत्तेफाक राय जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी, समाजी और तुलबा तंजीमों से अपील की है कि सब अपने अपने तौर पर 10 मार्च को पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी के खिलाफ बाद नमाज जुम्मा पुरअमन एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद करें। तहरीक इत्तेफाक राय जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान मरदमशुमारी के फॉर्म पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और यहाँ के लोगों को पाकिस्तानी लिख रहा है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदों की सरासर खिलाफ वर्जी है और जिसे किसी कीमत पर भी कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बतौर कश्मीरी, जमवाल, पुंछी, पहाड़ी और दीगर कौमों और कबाइल हमारी और हमारे आबा अजदाद की शनाख्त मिटाने की घिनौनी साजिश है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने गुज़िश्ता रोज़ सी पैक की हिफाजती चौकी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये चौकी केच के इलाके तजाबान में कायम की गई थी। हमले में पाकिस्तानी फौज को जानी और माली नुकसान की इतला है, ताहम तफसीलात अभी जारी नहीं की गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने केच और सिब्बी में 2 मुख्तलिफ हमलों में पाकिस्तानी फौज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। एक हमले के नतीजे में 4 और दूसरे के नतीजे में 2 फौजी जख्मी हुए। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर में हक 2 तहरीक के तर्जुमान हफीज क्याज़ई ने और उनके साथियों ने कल ग्वादर में दफ़ा 144 की परवाह किए बगैर
ग्वादर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि 26 सितंबर 2022 से ग्वादर शहर पर जुल्म ढाया जा रहा है। हफीज क्याज़ई ने मुतालबा किया कि हक दो तहरीक के कायद मौलाना हदायतुर रहमान समेत तमाम गिरफ्तार साथियों को फिलफौर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 65 दिनों से ग्वादर में धरना दे रखा है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोड शेडिंग के खिलाफ खूमर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर रोड ब्लॉक कर दी गई। पूरे खूमर से लोग घरों से निकल आए और सरकार को वार्निंग दी कि अगर बिजली फराहम ना की गई तो मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्तिस्तान के सदर ने कहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के बल्तिस्तान रीजन में गेहूं की कमी से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बल्तिस्तान के 4 डिस्ट्रिक्ट में आटे के लिए झगड़े रोज का मामूल बन चुके हैं और ना पानी है, ना बिजली और ना ही आटा है। उधर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान बस सर्विस का आगाज 23 मार्च से मुतवक्को है। शूटर टनल के लिए 50 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। बस सर्विस की तकमील से गिलगित से इस्लामाबाद सफर में 8 घंटे की कमी होगी। गुर्बत और भूख से मरते हुए लोग मुजफ्फराबाद में भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद की मदीना मार्केट, बैंक रोड, लॉरी अड्डा समेत जगह जगह भीख मांगने वाले शहरियों की भरमार है। कई औरतें अपने छोटे छोटे बच्चे उठाकर लोगों से भीख मांग रही हैं। उधर मुजफ्फराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स से आटा, दालें, चीनी गायब हो चुका है। अमेरिका ने दरपर्दा अफगान तालिबान सरकार से बातचीत का आगाज कर दिया है। यूनाइटेड नेशन के अफगान के लिए खुसूसी एलची थॉमस वेस्ट ने कहा है कि हमने तालिबान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की तरफ अहम इक़दामात उठाए हैं। आप रेडियो हिमालय सुन रहे थे। अगले न्यूज़ बुलेटिन तक के लिए डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। तो दोस्तों, आखिर में हम चलते हैं हमारे स्थायी स्तंभ वंदे मातरम में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं G20 देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन, जो बहुत ही प्रेरक है, नई दुनिया की सोच वाला है और भारत के संस्कार और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, देखिए एक वीडियो अहवाल। Excellencies, I welcome you to India for the G20 Foreign Ministers meeting. India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. Excellencies, we must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation
on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. No group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions. Excellencies, you are meeting at a time of deep global divisions. As Foreign Minister, it is but natural that your discussions are affected by the geopolitical tensions of the day. We all have our positions and our perspectives on how this tension should be resolved. However, as the leading economies of the world, we also have a responsibility toward those who are not in this room. The world looks upon the G20 to ease the challenges of growth, development, economic resilience, disaster resilience, financial stability, transnational crime, corruption, terrorism, and food and energy security. In all these areas, the G20 has capacity to build consensus and deliver concrete results. We should not allow issues that we cannot resolve together to come in the way of those we can. As you meet in the land of Gandhi and the Buddha, I pray that you will draw inspiration from India's civilizational ethos to focus not on what divides us, but on what unites us. Excellencies, in recent times, we have seen the most disastrous pandemic of a century. We have witnessed thousands of lives lost in natural disasters. We have seen global supply chains break down during times of stress. We have seen stable economies suddenly overwhelmed by debt and financial crisis. These experiences clearly show the need for resilience in our societies, in our economies, in our healthcare systems, and in our infrastructure. The G20 has a critical role to play in finding the right balance
between growth and efficiency on one hand and resilience on the other. We can reach this balance more easily by working together. That is why your meeting is important. I have full trust in your collective wisdom and ability. I am sure that today's meeting will be ambitious, inclusive, action-oriented, and will rise above differences. I thank you and wish you all the best for a productive meeting. दोस्तों, आज तो इतना ही। फिर अगले अंक में हम आपके लिए कुछ अलग मुद्दे, कुछ अलग विचार, कुछ अलग सोच लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।